हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सब ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ को करेंगे और इसमें हम सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने लिया है। कुल 30 क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट होंगे आपके जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन हैं। आप इन वीडियोस में एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को कर जाइए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से कि 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी। तो 20वीं शताब्दी में जो है नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वह 1970 के दशक में की गई थी। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस क्रांति को जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। देखिए भारत में जो है वो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये थे नॉर्मन बोरलैग। इनको जो है नोबेल विजेता, ये नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था और इन्होंने ही है विश्व में हरित क्रांति को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नॉर्मन बोरलैग जो थे वो किस देश के रहने वाले थे। नॉर्मन बोरलैग जो थे वो रहने वाले थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो अब भारत पे आते हैं। विश्व में देखा हमने नॉर्मन बोरलैग को बोला जाता है, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो एम एस स्वामीनाथन आपका राइट आंसर होगा। एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उनके बारे में ये भी आप जानिएगा कि वो पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे और 1966 में उन्होंने जो है मैक्सिको से एक बीज लाया था और उसको भारत के बीज के साथ हाइब्रिडाइज किया था। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है। हरित क्रांति को कौन संदर्भित करता है? तो देखिए उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम जो है वो हरित क्रांति का ही पार्ट है, कह सकते हैं। तो उच्च पैदावार विविध कार्यक्रम जो है वो हरित क्रांति को जो है संदर्भित करता है। भारत में हरित क्रांति डैश के लिए बीज की उच्च पैदावार किस्मों की शुरुआत थी। तो कौन से फसल से जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? कौन से एच वाई बी सीड से जो है भारत में जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं के बीज से ही जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आज़ादी के बाद हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद किस फसल में जो उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है? गेहूं के फसल में। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति में इसी का एच वाई बी सीड्स को यूज़ किया गया था। अच्छा, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं। तो हरित क्रांति के कौन से बुनियादी तत्व होते हैं? खेती के क्षेत्र में विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में एच वाई बी बीजों का उपयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर है डी होगा। खेती क्षेत्रों का विस्तार होता है हरित क्रांति में, खेत में जो है दोहरी फसल और साथ ही एच वाई बी सीड्स को हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था। देखिए भारत में जो है पायलट बेसिस पे कौन से राज्य में जो है वो हरित क्रांति को शुरू किया गया था। राइट आंसर है पंजाब। पंजाब से ही हरित क्रांति को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है। रबी फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है? इसे हम सब अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है इसे रबी फसलों को बोते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल कौन सी है? सरसों एक जो है रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। ये क्वेश्चन इजी दिखते हैं ये रबी और खरीफ के, लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं और हमेशा ये क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। देखिए मूंगफली, मक्का और धान ये तीनों के तीनों खरीफ फसल हैं। ठीक है। भारत में 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। क्रोनोलॉजिकल वाइज देखें, गेहूं का आपको पता है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यूपी है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो पंजाब, उसके बाद हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खरीफ फसलों को कौन से महीनों में बोया जाता है। खरीफ फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है? तो खरीफ फसलों को जो है जून जुलाई के महीनों में जो है बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल जो है भिंडी जो है वो रबी फसल नहीं है।
ठीक है, बाकी जो है रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट दिया है, कथन को देखिए। पहला कथन कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है, एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है तथा भारत में मुख्य रूप से ट्रिटिकम की 3 जातियां जैसे कि एस्टिवम, ड्यूरम और डाइकोकोकम की खेती की जाती है। तो ये गेहूं की जो है उसकी आप कह सकते हैं उसकी वैरायटी और यहाँ गेहूं की खेती के लिए जो टेम्परेचर है इसके बारे में दिया हुआ है। आंसर बताना है। देखिए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड सी। सो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। 4 यहाँ पे दिया हुआ है, उसको 4 स्टेटमेंट के साथ मिलाना है। पहला देखिए कि सबसे बड़ा लीची उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य। दूसरा देखिए कि कोको उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य सबसे बड़ा। गेहूं उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य और सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य। दो तो आप तुरंत मैच कर सकते हैं कि भाई गेहूं की बात आई है और चावल की बात आई है। चावल की बात आते ही आप किसके पास जाएंगे, बंगाल के पास जाएंगे। गेहूं की बात आते ही आप सबसे पहले यूपी के पास जाएंगे। कोको का बात आते ही केरल के पास जाएंगे और लीची का बात आते ही बिहार के साथ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है। ए के साथ लीची के साथ बिहार 4, उसके बाद बी के साथ 3 यानी कि कोको साथ केरल, सी के साथ 2 यानी कि गेहूं के साथ आपका है यूपी और डी के साथ 1 यानी कि आपका चावल के साथ है वेस्ट बंगाल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि सोयाबीन उत्पादन करने में जो परसेंटेज है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भारतीय राज्य है वो एमपी है। एमपी करीब 45% भारत का अकेले सोयाबीन का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है जो करीब 40% उत्पादन करता है। और कौन सा राज्य जो है नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर है डी, छत्तीसगढ़ सोयाबीन का उत्पादन नहीं करता है। विश्व में अलसी के उत्पादन में भारत का क्या रैंक है, तो देखिए अलसी के उत्पादन में भारत चौथे रैंक पे आता है। तो भाई पहले पे कौन आता है, दूसरे पे कौन और तीसरे पे कौन। पहले पे आप हम भेज देंगे कनाडा को जो कि 40% उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पे चीन को भेज देंगे, तीसरे स्थान पे रूस को भेजेंगे और चौथे पे खुद भारत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया के छत के रूप में आपको पता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। यह दक्षिण हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकलामाकन रेगिस्तान तक फैला हुआ है और ऊंचाई भी इसकी बहुत अधिक है। इसे दुनिया का छत कह के बुलाया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन तिब्बती पठार के संदर्भ में सही है। तो तिब्बती पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला तो देखिए कि उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रृंखला है जो इस पठार के और तारिम द्रोणी के बीच है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पूर्व और दक्षिण पूर्व में खुले पठार की बजाय जंगलों से ढकी घाटियां हैं जहां से एशिया की बहुत सी प्रमुख नदियां शुरू होती है, जैसे साल्विन नदी, मेकांग नदी और याक्सी क्योंग नदी। तो ये दो स्टेटमेंट में कौन सही है कौन सही नहीं है, तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये दक्षिण वही तिब्बत पठार से संबंधित दोनों स्टेटमेंट सही है। कोलंबिया पठार की बात आ रही है कि कोलंबिया पठार किस देश में स्थित है। तो कोलंबिया पठार बहुत ही इम्पॉर्टेंट पठार है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका लोकेशन है, इस पठार का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो राइट आंसर है कोलोराडो का पठार है। इसका जो लोकेशन है इसको देखेंगे आप, उत्तर और पूर्व से रॉकी इसको ढका हुआ है, पश्चिम से इसको ग्रेट बेसिन, दक्षिण से इसको सोनोरान रेगिस्तान ये ढक के रखा है। किसे, इस कोलोराडो पठार को। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। कनाडियन शील्ड के नाम से लैरेंटियन पठार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, लैरेंटियन पठार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मैक्सिकन पठार के संदर्भ में सही है। मैक्सिकन पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन तो है यह रेगिस्तान
जेरिक के झाड़ीदार जमीन और पर्वत श्रृंखलाएं के आसपास देवदार और बलूत के जंगलों से घिरा है। दूसरा, यह पश्चिम सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो दो स्टेटमेंट है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है मैक्सिकन पठार के संबंध में सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो मैक्सिकन पठार के संदर्भ में जो है सही है, स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2। सो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है? ये है अल्टीप्लानो पठार, जिसे कि बोलिविया का भी पठार हम कहते हैं। यह टीन के खानों के लिए सुप्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगोरा टाइप की जो बकरियां हैं वो वर्ल्ड पॉपुलर है। इसके लिए प्रसिद्ध कौन सी पठार है? यह है अनातोलिया का पठार। ठीक है, अनातोलिया का पठार जो है वो अंगोरा ब्रीड की जो बकरियां हैं उसके लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो खराब मिट्टी के लिए कौन सा पठार जो है वो प्रसिद्ध है? तो देखिए लोएस पठार है। यहाँ पे बहुत ही जो है घटिया या कह सकते हैं खराब क्वालिटी की मिट्टी पाई जाती है। ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता कहा जाता है? तो जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। स्टैटिकल जो है फादर ऑफ स्टैटिकल किसे कहता है? स्टैटिक्स का फादर तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। और आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार निम्न में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सो आप इस क्वेश्चन का कमेंट हमें आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।